हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरपीएफ कांस्टेबल 6 मार्च सेकेंड शिफ्ट का दोस्तों एग्ज़ाम हो चुका है। आइए दोस्तों, आज के पेपर में जो कि जानते हैं कि किस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया। तो साथीगण, टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अकबरनामा बेसिकली किसने लिखा था। ये दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के आज के सेकेंड शिफ्टों में दोस्तों पूछा गया था। तो बेसिकली अबुल फजल के द्वारा दोस्तों अकबरनामा पुस्तक लिखा गया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अबुल फजल अकबरनामा के लेखक थे और अकबर के शासन का इतिहास जो 3 खंडों में था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और बेसिकली तीसरे खंड को दोस्तों येन ए अकबरी के रूप में जाना जाता है, जो अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक रिपोर्ट था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दोस्तों, आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जियाउद्दीन बर्नी है ना, वो बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल के दौरान एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे, जिन्होंने दोस्तों फतवा ए जहांगीरी और तारिक ए फिरोज शाही पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी जी के द्वारा लिखा गया, जो बेसिकली आपके हर एक एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों जो तारिक ए फिरोज शाही पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो साथीगण, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। और फतवा ए जहां जो कि जहानदारी, जो बेसिकली ये भी आपकी बेसिकली जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, अब्दुल कादिर बदायूनी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह फारसी में हिंदू कार्यों जैसे कि द रामायण और महाभारत का अनुवाद करने के लिए बेसिकली प्रसिद्ध अगर मैं बात करूं, तो अब्दुल कादिर बदायूनी, जो आपको याद रखना हमेशा दोस्तों इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 1857 के बिहार विद्रोह के नेतृत्व बेसिकली किसने किया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपके जो बाबू कुंवर सिंह है ना दोस्तों, 1857 के जो क्रांति हुआ था ना, वहाँ बेसिकली इन्होंने किया था। अगर मैं बात करूं कि बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, और जो लगभग 80 वर्ष के थे, और जब उन्होंने 25 जुलाई 1857 को दानापुर में पद स्थापित सिपाहियों की कमान संभाली थी। हमेशा आपके एग्जाम में 1857 से रिलेटेड एक क्वेश्चन लगभग दोस्तों हर एक शिफ्टों में एक दो शिफ्ट छोड़ छोड़ के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप सभी मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप अभी भी 1857 की क्रांति जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किए गए थे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को ग्रहण किया गया था। अगर मैं बात करूं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किया, जो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के साथ ग्रहण किया गया था, तो बेसिकली आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया था। अगर मैं बात करूं भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में डीपीएसपी के दोस्तों बारे में वर्णन किया गया। और अगर मैं बात करूं दोस्तों आयरलैंड के किस आर्टिकल से लाया गया था, तो बेसिकली 45 आर्टिकल से लाया गया था, जो आप सभी मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट है याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, डीपीएसपी लाने का बेसिकली क्या कारण था, तो बेसिकली राज्यों को कल्याणकारी स्थापित करना बनाना था, तो वही बेसिकली आपको लाना था। और आर्टिकल आपके डीपीएसपी से संबंधित आर्टिकल 37 जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो दोस्तों का इसमें कहता है कि डीपीएसपी को किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। जो आप सभी मेरे साथीगण, आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 0 से 6 साल के बच्चों की आबादी देश की कुल आबादी का कितना परसेंट था, तो बेसिकली 5.2% था। आप सभी मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, 2011 जनगणना, पंचवर्षीय योजना, 1857 की क्रांति, आप लिख लीजिए दोस्तों, हर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 2011 की जनगणना भारत का बाल लिंगानुपात 927, जो 2011 की जनगणना में घटकर बेसिकली 919 हो गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भारतीय राज्यों में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात है, यानी कि 972, जबकि हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात है, यानी कि 834 है। ये भी दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखना है। और दोस्तों, हमेशा बाल लिंगानुपात हो जाए, साक्षरता से संबंधित रिलेटेड हो जाए,
हमेशा आपके एग्ज़ाम में रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जनगणना हर एक एग्ज़ाम के लिए दोस्तों फ़ेवरेट है और इनसे संबंधित क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सेबी का अध्यक्ष जो कि कौन था? तो तुहिन कांता जो पांडे बेसिकली सेबी के अध्यक्ष है। और अगर मैं बात करूँ कि तुहिन कांत पांडे, इससे पहले अगर बात करूँ तो माधवी पुरी बुच जो कि सेबी के अध्यक्ष थी। अगर मैं बात करूँ सेबी का बेसिकली मुख्यालय मुंबई में और इनकी स्थापना जो आपके एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है कि 1988 में सेबी की स्थापना हुआ था। और आप सभी मेरे दोस्तों से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि सेबी का अध्यक्ष जो कि 5 साल से अधिक की अवधि के लिए नई या 65 वर्ष की आयु के लिए होता है। आप सभी को याद रखना कि 5 साल का होता है और अंत में आपके 65 वर्ष की आयु में आपके सेबी का जो कि रिटायरमेंट होता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन की तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण निम्नलिखित में से क्या क्या था? तो दोस्तों 1962 में चीन की हमला, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, मानसून की विफलता, लोगों ने कृषि विकास की प्रति भी सुस्ती दिखाई थी, जो बेसिकली तीसरा पंचवर्षीय योजना असफल होने का कारण रहा था। और दोस्तों बार बार मैं हर एक दोस्तों को कहता हूँ यार, तीसरी पंचवर्षीय योजना रट के जाना, क्योंकि दोस्तों सबसे विफल पंचवर्षीय योजना कौन था? तो तीसरा पंचवर्षीय योजना था, जो दोस्तों आज क्वेश्चन आपकी सेकंड शिफ्ट में कुछ पूछ लिया। आप मेरे दोस्तों के कह रहे हैं कि यार पांचवी पंचवर्षीय योजना बार बार पढ़ लेना, क्योंकि गरीबी हटाओ आत्मनिर्भर योजना बेसिकली पांचवी में कहा गया, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। उसी तरह से मैं बार बार कहता हूँ कि 12वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ के जाना, क्योंकि दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना को खत्म होने से पहले इसको रोक करके नीति आयोग का गठन किया गया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 1859 में भारत से भागने के बाद नाना साहिब कहाँ गया था? तो 1857 के विद्रोह के 2 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने नाना साहब से 1 लाख रुपये का इनाम रखा। विद्रोह के एक अपराधी नेता के रूप में चिन्हित नाना साहब ने नेपाल में शरण ली थी, जो आपको याद रखना है। नेपाली प्रधानमंत्री जंग बहादुर 1817 से 77 अंग्रेजी के सहयोगी थे, लेकिन उन्होंने नाना साहब के साथ एक सौदा करके उन्हें शरण दी थी, जो बेसिकली आज आपके दोस्तों सेकेंड शिफ्ट के ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति बेसिकली किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों राज्यपाल के बारे में आर्टिकल 153 में राज्यपाल के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 161 में दोस्तों राज्यपाल क्षमादान करेगा, ये भी आपको याद रखना है। और जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति बेसिकली आपके गवर्नर के द्वारा की जाती है। अगर मैं बात करूं कि भारतीय संविधान 233(1) के तहत किसी राज्य के जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से उस राज्य का राज्यपाल करता है, जो आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि उस्ताद अमजद अली खान भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाना जाता है? दोस्तों सरोद आ जाएगा, जो बेसिकली हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है। अमजद अली खान, अमान अली खान, अलाउद्दीन खान। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमेशा आपके वाद्य यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं उस्ताद अमजद अली खान, जो जन्म 9 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और दोस्तों बेसिकली ये इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा, है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से संबंधित था? तो बेसिकली बांसुरी से। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा मैंने कहा ना वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया से अगर मैं बात करूं कि 1 जुलाई 1938 का इनका जन्म हुआ था। और अगर दोस्तों मैं बात करूं कुछ और इम्पोर्टेंट अगर वाद्य यंत्र के कलाकार, जो बेसिकली दोस्तों आपके सितार से जो आपके पंडित रविशंकर जी, जो उन्हें दोस्तों इनको इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। और 1999 में दोस्तों इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आप सभी मेरे साथीगण को रिक्वेस्ट करता हूँ ये क्वेश्चन याद रखिएगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को दोस्तों इन्हें भी दोस्तों कौन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आप एक दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा।
और दोस्तों इसी के साथ 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1998 में दोस्तों आपके एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो साथीगण, ये रहा आज का क्लास। और दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा? और दोस्तों आप सभी को क्लास का अच्छा लगा होगा। तो कम समय में दोस्तों आज का एक जो भी क्वेश्चन रहा ये जो कि डिस्कशन किए, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और हो सके अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। थैंक यू सो मच।